शिक्षा अगर आपके बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल। तो आइए हम देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट 19 देखेंगे और ये हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं और ये टीएसटी पीएसटी एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम जो है कुल 75 प्रश्न कर लिए थे। अब उसके आगे का जो संख्या है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 76 प्रश्न पूछ रहा है कि सही जोड़ी कौन सी है इनमें से। तो सही जोड़ा इसमें बताना है। मैच द कॉलम है रामायण गौरया वारिणी या गावत। इसमें कौन सा जो है शब्द रूप का जो विभक्ति दिया है और वचन दिया, इनमें कौन सा जोड़ा जो है कि सही है। तो 76 का इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर जो है इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो इसमें उत्तर हम देखेंगे इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी वाला बिल्कुल जो है इसमें जो जोड़ी दिया गया है गौरया, तो वह पंचमी एक वचन है, यह क्या है बिल्कुल सही। यानी गौरया किस तरह की विभक्ति के अंतर आएगा, तो पंचमी विभक्ति और एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या है, तो बी वाला होगा। अगर देखेंगे इसमें जो वारिणी है वो वारी शब्द का एक सप्तमी जो एक वचन का रूप होगा। तो इसमें द्वितीय जो है द्वितीय विभक्ति लिखा है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति ना होकर के सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। तो इसमें सही जोड़ा जो है वो बी वाला ही सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वैश्य आख्यात पद में कौन सा जो है लकार है। तो वैश्य आख्यात में कौन सा जो है लकार के बारे में पूछ रहा है। लकार यानी काल के बारे में बताना है। लट लकार, लुट लकार, लोट लकार या फिर लंग लकार। लट वर्तमान और जो है लोट लकार वो होता है कि चाहने के लिए, आज्ञा के लिए। तो आज्ञा के अर्थ में जो है लोट लकार का प्रयोग होता है और विधि लिंग के लिए जो होता है वो चाहने के लिए होता है। लंग लकार जो होता है भूतकाल के लिए होता है। तो पूछा है कि इसमें वैसे आख्यात में कौन सा लकार है। तो 77 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है, तो ए वाला है, यानी कि लट लकार के अंतर्गत आता है। वैसे आख्यात जो है किस लकार के अंतर्गत आता है, यानी लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं 78 प्रश्न है कि डॉक्टर नामक जो कृति है रचना के बारे में पूछा, ये कौन सी विधा है। डॉक्टर नामक जो रचना है, तो कृति मतलब रचना, ये कौन सी विधा है, किस विधा के अंतर्गत आएगा। नाटक, कहानी, प्रहसन या फिर गीति, क्या लिखा है गीति परक हो जाएगा। तो गीति परक है ऑप्शन डी। तो डॉक्टर नामक कृति कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, तो जो डॉक्टर नामक कृति ये नाटक विधा के अंतर्गत आएगा, यानी नाटक विधा में लिखा गया। और पूछा जाए ये डॉक्टर नामक जो कृति है, नाटक है, ये किसका है। तो लिखने वाले कौन है, तो शंकर शेष जी हैं। कौन है, तो शंकर शेष जी ने जो है यह विधा लिखा है। डॉक्टर नामक विधा किसने लिखा है, तो शंकर शेष ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है सरसी छंद में होती है। तो सरसी छंद में बताना है कितनी मात्राएं होती है, किस पर यति होता है और अंत में कौन सा लघु गुरु लगता है। तो ये इसके बारे में बताना सरसी छंद के बारे में। तो सरसी छंद का जो है अभ्यास देख लेते हैं। सरसी छंद में क्या होता है, तो सरसी छंद में तो इसका सही उत्तर पहले देखते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल जो है उसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन डी क्या है, तो 27 मात्राएं हैं और 16-11 पर यति होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। अंत में पहले गुरु लगेगा फिर लघु लगेगा, किसमें, तो सरसी छंद में। तो सरसी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो कुल 27 मात्राएं होती है और 16 और 11 पर यति। यति मतलब होता है रुकना, ठहराव, तो यति होता है और अंत में जो होता है पहले गुरु लगेगा फिर लघु होता है। तो इस तरह से इसमें जो है मात्राओं का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। सरसी छंद हो गया। आगे देखते हैं 80 प्रश्न है कि जही सुमिरत सिद्धि होय गेन नाय करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें बताना कि इस पंक्ति में कौन से छंदों का जो है प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में कौन से छंद का प्रयोग हुआ, दोहा, सोरठा, बरवे या फिर रोला। तो इस पंक्ति में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन बी वाला, यानी सोरठा जो है छंदों का प्रयोग हुआ है। सिही जही सुमिरत सिद्धि होय गेन नाय करिवर बदन, तो इस पंक्ति में जो है सोरठा नामक छंद का प्रयोग हुआ। तो 80 का सही उत्तर बी होता है। अब थोड़ा सोरठा के बारे में जान लेते हैं। सोरठा छंद किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा छंद होता है एक मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद में वह भी अर्ध सम मात्रिक छंद, यानी कि मात्राएं समान रूप से नहीं होती, आधी मात्राएं होती, तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है सोरठा। इसमें जो होता है जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण कौन कौन से होते हैं, तो जो 1 और 3 होता है, यानी पहला और तीसरा जो होता है वह विषम चरण होते हैं और इसमें जो मात्राएं लगती हैं कुल 11 मात्राएं लगती हैं। और अगर पूछा जाए, देखा जाए तो सम चरण में कुल कितनी मात्राएं लगेगी, तो सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं लगेंगी, तो 13 मात्राएं लगेंगी। और इसमें जो है तुक के प्रथम और तृतीय यानी तीसरे चरण में इस प्रकार का इसका मतलब बोल सकते हैं कि दोहा का ये उल्टा होता है। अगर पूछा जाए कि सोरठा छंद का उल्टा क्या होता है, तो दोहा होता है सोरठा का उल्टा, क्योंकि उसमें जो है बदल जाती हैं। तो इस तरह से इसमें जो है कि सम चरण जितने सम चरण होंगे, विषम चरण जितने भी होंगे उसमें 11 मात्राएं और सम चरण में कुल 13 मात्राएं होती हैं। तो किसमें होता है, तो सोरठा छंद में होता है। अगर हम इसको गिनेंगे इस पंक्ति में, तो आपको जो 11-13 की जो है आपकी संख्याएं आपको दिखेंगी।
द्विअंगी मात्राओं के अंतर्गत। तो इसलिए सही उत्तर बी वाला होगा, यानी सोरठा छंद होता है। और किस तरह का छंद है, तो अर्धसम मात्रिक छंद होता है। एक वाणिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। तो सही उत्तर बी है। आगे देखते हैं, प्रश्न है कि 81 प्रश्न पूछा है कि वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छन्न वैसे ही हुआ। यानी कि जैसे गांडी से उनका सर अलग हुआ, जयद्रथ का मतलब गांडी से मतलब जो है तलवार निकाला गया उससे म्यान से, तैसे ही उनका क्या होगा, जयद्रथ का जो धड़ है वो उसके सिर से बिल्कुल अलग हो गया। तो पूछा कि इसमें कौन सा जो है अतिशयोक्ति लगा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी, यानी पहले ही बता दे रहा है कि इसमें जो है कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ, तो इसमें अतिशयोक्ति 81 में जो है अतिशयोक्ति अलंकार का इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो पूछा इस पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है, तो इसका जो है ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सी जो है अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। तो 81 में जो है इसका सही उत्तर सीधे हम चलते हैं, तो कौन सा है, तो 81 का सही उत्तर जो है वह सी वाला अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। सी वाला मतलब अक्रमक्तिशयोक्ति, अक्रमक्तिशयोक्ति का जो इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए वहाँ पर अक्रमक्तिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। यानी कि जहाँ कारण उपस्थित होने से पहले ही कार्य क्या हो जाए, पूरा हो जाए, यानी संपन्न हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अक्रमक्तिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो संबंध रहने से इस तरह से जो है आपका इसमें अक्रमक्तिशयोक्ति का अतिशयोक्ति का भेद होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, 82 प्रश्न पूछा है कि समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर जी का मूल नाम बताना है कि कमलेश्वर जी का मूल नाम इसमें क्या है। तो कमलेश्वर जी को समानांतर कहानी का जो है उनको पितामह भी कह सकते हैं। इन्होंने समानांतर कहानी के जो है विशेष रूप से उन्होंने योगदान दिया है। किसने, तो कमलेश्वर जी ने। इनका पूछा है कमलेश्वर जी का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है। तो 82 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो 82 का जो हम देखेंगे सही उत्तर वो पहला वाला सही, यानी कि नीरज सक्सेना इनका मूल नाम है। समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल जो नाम है वो क्या है, तो नीरज सक्सेना जो है इनका नाम है। मूल समानांतर कहानी में जो है कि कहानी के आंदोलन की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है परिवर्तन होने पे जो है समानांतर कहानी में परिवर्तन आता है। तो समानांतर का मतलब होता है कि कहानी को आम बोल सकते हैं, कहानी को आम आदमी के जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उसको समानांतर यानी समान रूप से अंतर जब प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे समानांतर कहते हैं। तो इसका प्रयास करने वाले श्रेय किसको जाता है, तो कमलेश्वर जी को जाता है। और इनका मूल नाम नीरज सक्सेना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण अग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो। इसमें पूछा कौन सा गढ़, इसमें मतलब कौन से इसमें गढ़ों का प्रयोग हुआ है। तो गढ़ों के छंद के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन से गढ़ों का प्रयोग हुआ है 83 में। तो इसमें देखते हैं कौन से गढ़ों का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला ही सही, यानी कि जगड़ रगड़ और अंत में जो है गुरु का प्रयोग हुआ है। तो अभी ये जाने कि इसमें गढ़ कौन से इस पंक्ति में गढ़ प्रयोग हुए हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुलसो जल परमन हित मनहु सुहाए। इसे पूछा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार के बारे में पूछ रहा है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उन सभी तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा है, शब्दार्थ अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास है, या फिर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो यह जो है कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उत्तर देखेंगे इसका कौन सा सही। तो इसमें बी वाले यानी वृत्त्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है, न कि शब्दार्थ अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो वृत्त्यानुप्रास। ये अनुप्रास का भेद होता है, वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं, तो बताए जाते हैं कुल अनुप्रास के भेद होते हैं 5। तो वृत्त्यानुप्रास उनमें से भी एक है। तो तनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में इस पंक्ति में जो वृत्त्यानुप्रास के भेद का जो है प्रयोग हुआ है। तो 84 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो बी वाला इसका सही उत्तर होता है। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वृत्त्यानुप्रास में इस मतलब पंक्ति में आप देख रहे हैं कि जो एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो 2 से अधिक बार भी आवे तो भी वृत्त्यानुप्रास होगा। तो इसमें वृत्त्यानुप्रास यानी अनुप्रास का ही एक भेद के अंतर्गत होता है। आगे देखते हैं 85 प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकृत करने में कौन सा 5 आधार स्वीकार किए गए। पाणिनी यानी जो अष्टाध्यायी के जो है ग्रंथकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत यानी जो अलग अलग करने के लिए कौन कौन से जो है 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो बताना यही कौन से 5 आधार है। तो 85 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो 85 का जो सही उत्तर है वो डी वाला होगा। यानी पाणिनीय शिक्षा में जो ध्वनियों को वर्गित करते हुए जो 5 आधार स्वीकार किए हैं, कौन कौन से वो 5 आधार है, तो स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है और अनुप्रदान है। तो इस तरह से 5 आधार जो पाणिनि जी ने जो अपने वैयाकरण में जो अपने स्थान आधार प्रदान किए हैं। किसने, तो पाणिनि जी ने। तो 85 का जो सही उत्तर है वह डी वाला सही उत्तर है। आगे प्रश्न देखते हैं 85 हो गया। 86 देखते हैं, बड़े फारसे बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अभी इसमें ये बताना, ये जो लोकोक्ति है इसमें इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, यही बताना इसमें। तो 86 का इसका क्या अर्थ होगा कि बड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा, तो 86 का सही उत्तर इनमें से बी वाला ही सही होगा। यानी योग्यता होते हुए भी
विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी कि योग्यता है फिर भी जो है मजबूरी के कारण उसे जो है छोटे पद पर कार्य करना पड़ रहा है, तो बड़े फारसी बेचे तेल का यही अर्थ होगा। तो 86 का सही उत्तर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि घड़ों पानी पड़ना। अब मुहावरे के बारे में पूछा, अभी लोकोक्ति पूछा, तब 87 पूछा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। नहाना, लज्जित होना, कांपना या फिर सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर, 87 का सही उत्तर सी वाला होगा कि घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना यानी शर्मसार होना। तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब अर्थ क्या होगा, सी वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। ये जो प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली, इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी ये क्वेश्चन जो है दिया था। तो ये बताना कि किस मतलब कौन सी विधा, तो इसमें पहले विधा बता रखी है कैसी विधा है। तो यात्रा वृत्तांत एक विधा है। एक बूंद सहसा उछली कौन सी विधा में लिखा गया था कि यात्रा वृत्त यानी यात्रा के आधार पर लिखा गया। तो पूछा किसमें, इस यात्रा वृत्तांत के विधा के जो लेखक यानी रचनाकार कौन है। आगे हैं यशपाल राव कहते हैं या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 88 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। ए वाला कौन है, तो अज्ञेय जी। एक बूंद सहसा उछली के जो यात्रा वृत्तांत के जो लेखक है वो कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। तो इसका सही उत्तर इनमें से क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम देखा जाए तो क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो 88 का ए। आगे देखते हैं 89 प्रश्न पूछा है कि हार की जीत कहानी के लेखक के नाम बताना है कि कौन है हार की जीत कहानी के लेखक का नाम। तो कौन है इनमें से, 89 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। सी मतलब सुदर्शन जी। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है, तो सुदर्शन जी हैं। और ये कैसी विधा है, तो एक कहानी विधा के अंतर्गत हार की जीत लिखा गया है, जिसमें जो रहते हैं कि राजा रहते हैं और जो है खड़ग रहते हैं, खड़ग डाकू रहते हैं। तो इस तरह का जो है इसमें वर्णन किया जाता है। एक सुल्तान नाम का जो घोड़ा रहता है तो इसका जो है वर्णन होता है। तो हार की जीत इस तरह के जो है इसमें कहानी के बारे में बताया गया। आगे प्रश्न देखते हैं 90 प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा जो है निकाला गया है। प्रश्न फिर से कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो किसके द्वारा जो है निकाला गया, प्रकाशित कराया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन हम पीछे देखेंगे 90 का। तो हिंदी पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है किसके द्वारा जो है निकाला गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 90 का जो ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 90 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा। तो इसका जो 90 का सही उत्तर इनमें से देखते हैं क्या है। तो 90 का सही उत्तर बी वाला बिल्कुल सही, यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है तो उसका जारी करने वाले, प्रकाशित करने वाले कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और इनका बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ है भट्ट जी का वो कहाँ हुआ, तो प्रयागराज के 1844 ईस्वी में हुआ। और एक निबंधकार, नाटककार और एक समीक्षक के रूप में भी बालकृष्ण भट्ट जी जाने जाते हैं। इन्होंने ही हिंदी प्रदीप पत्रिका नामक का जो है संपादन किया था। तो 90 का सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं पद्मावत में से जो पद्मिनी है वह प्रतीक किसका है, साधक का है, परम सत्ता का, शैतान का या फिर प्रकृति का। तो किसका जो है प्रतीक माना गया है पद्मावत में जो पद्मिनी जो रहती है नायिका, तो किसकी प्रतीक है, साधक के रूप में। तो किसका है, ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 91 का सही उत्तर इनमें सी वाला है, यानी परम सत्ता का प्रतीक माना गया कौन, तो पद्मिनी जो रहती है। पद्मावत जो महाकाव्य है तो उसमें जो पद्मिनी एक नायिका के रूप में जानी गई है तो उस किसका प्रतीक है, तो परम सत्ता का जो है प्रतीक माना गया है। अगर पूछा जाए कि जो इसमें रतन सेन होते हैं तो वो साधक के रूप में जाने जाते हैं और जो राघव होते हैं वो चेतन के रूप में जाने जाते हैं और जो राघव मतलब चेतन शैतान के रूप में भी जो है जाने जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो है प्रतीक अलग अलग लोगों का बताया जाता है। शैतान कौन है, तो इसमें राघव जो पात्र रहते हैं तो वो शैतान के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। तो ये पद्मावत किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो है महाकाव्य है। किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है जायसी जी, तो यह एक जो है सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो 91 का सही उत्तर सी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। तो बताना इसमें कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले कवि किसको मानते हैं, कुतुबन को मानते हैं, मुल्ला दाऊद को, ईश्वरदास या फिर असाइद को मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी किसको जो है प्रेमाख्यान के रूप में पहला कवि मानने वाले कौन है, तो मानने वाले हैं 92 का सही उत्तर है ए वाले, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है किसको प्रथम कवि मानते हैं प्रेमाख्यान के अंतर्गत, तो कुतुबन जी को मानते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो रामचंद्र जो श्री राम जी थे वो जो है वन में मतलब वन में रहते थे, वन में उनको भेजा गया था। तो आप इस ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो कि प्रेमाख्यान के अंतर्गत प्रथम पहले कवि मानने वाले कौन है, तो कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो राम से ऐसे आप वन से जोड़ते हुए ऐसे याद करते हुए तो आप जो है समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे जो है कि आप एक समय पर आएगा तो आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब रिलेट करना सीख जाओगे तो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन जी को पहले कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 93 प्रश्न है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब इसका जो है मतलब अर्थ बताना क्या होता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो 93 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो 93 का जो सही उत्तर है इनमें से डी है, यानी कि जहाँ न पहुँचे
पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि बहुत कल्पनाशील होते, यानी जो है जहाँ तक रवि अर्थात सूर्य नहीं पहुँचता वहाँ तक जो है कवि की जो है सोच यानी उनकी कल्पना जो है विचार हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि कवि बहुत क्या होते हैं, कल्पनाशील, यानी बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं, तर्क विचार इत्यादि चीज़ें करते हैं। तो 93 का डी उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह क्या कहलाता है? अन्योदर, औरस, दूरस्थ या फिर सहोदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो 94 का 94 का सही उत्तर क्या कहेंगे? जो अन्य, तो अन्य देखिए यहाँ पे लिखा है अन्योदर, जो अन्य माता से उत्पन्न उसको क्या कहेंगे? अन्य से अन्योदर ही लिखा गया, नाम से ही शब्दों से ही पकड़ लेंगे। तो अन्य माता जो उत्पन्न उसे अन्योदर, और जो कई माता से जो उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? सहोदर कहते हैं। तो यहाँ अन्य के बारे में पूछा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहने वाले कौन? इनमें से कौन कहा है कि सूरदास जी किस तरह के कवि है? तो जीवनोत्सव के रूप में जाने जाते हैं। कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। 95 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 95 का जो सही उत्तर है कि यानी कि जीवनोत्सव कवि कहने वाले कौन है? तो कौन है? तो ए वाले हैं, यानी कि ए कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है उनको जीवनोत्सव का कवि कहा है। कौन सा कवि? तो जीवनोत्सव का कवि कहा है। कौन सा कवि कहा है? तो जीवनोत्सव का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहने वाले जाने जाते हैं। तो 95 का ए उत्तर सही है। अगर देखा जाए कि जो है कि तुलसीदास जी को जो है लोक मंगल का कवि कहते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल, अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को क्या कहते हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक लोक मंगल का कवि माना है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि, तुलसी को लोक मंगल कवि, और जयसी जी को क्या माना? तो प्रेम का पीर का कवि माना। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल जी जो है एक आलोचक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, आलोचना के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने हिंदी साहित्य शब्द सागर के अंदर जो हिंदी साहित्य लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है तुलसीदास जी को मानते हैं एक लोकमंगल के कवि के रूप में, रामचंद्र शुक्ल को जीवनोत्सव के रूप में, और जयसी को मानते हैं कि प्रेम के पीर के कवि, यानी जिसमें पीर यानी पीड़ा दर्द होता है, तो प्रेम के जो पीर के कवि कौन है? तो जयसी को मानते हैं। और ये जयसी कौन है? तो एक सूफी संत के अंतर्गत आते हैं, प्रेमाख्यान के अंतर्गत सूफी संत के रूप में जयसी जी। अगला प्रश्न देखिए, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का बताना इनमें से कौन सा उपन्यास वह नहीं है। तो देखिए जितने ऑप्शंस में दिए हैं चारों ऑप्शन वो जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास, मतलब किशोरीलाल जी का एक नहीं है और बाकी जो है 3 किशोरीलाल जी का है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है, और ये चारों कैसे हैं? ऑप्शन उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। तो इनमें से बताना किशोरी जी का कौन सा नहीं है। तो 96 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है डी वाला, जो है भोजपुर का जो ठग है वह पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सा है? तो तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, या फिर हो सकता है रंगमहल में हलाहल और राजकुमारी, ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। तो डी वाला नहीं है, भोजपुर का ठग जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है आमिष का विलोम बताना, अपोजिट बताना क्या होगा? आमिष का विपरीतक शब्द सानिशय, मांसाहारी, निरामिष या फिर शाकाहारी। तो 97 का 97 का सही उत्तर बी वाला सही, यानी कि आमिष का जो विलोम होगा वो होगा निरामिष। कौन है? तो निरामिष जो है आमिष का विलोम होता है। आमिष मतलब मांसाहार, मतलब मांस का उपभोग करना, निरामिष मतलब मांस का उपभोग करने वाला नहीं। तो आमिष का विलोम निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है 98 कि बंगदूत नामक पत्र जो है हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया है? तो बंगदूत पत्रिका जो किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया, इसके संपादक कौन है? तो 98 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 98 का सही उत्तर बी वाला, यानी पंडित राजा राम मोहन राय जी जो है बंगदूत नामक पत्रिका को हिंदी में निकालने वाले माने जाते हैं। कौन? हिंदी में इन्होंने जो है बंगदूत बंगला पत्रिका में सबसे पहले निकाला गया था, और हिंदी में इसका अनुवाद करने वाले पत्रिका के रूप में कौन जाने गए? तो राजा राम मोहन राय जी जाने गए। कौन? तो राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 99 प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। कबीर की जो वाणियों का संग्रह था वो बीजक के रूप में जाना गया। अब इसमें बताना इसमें कितने भाग हैं, यानी बीजक में कुल कितने भाग हैं? 2, 4, 3, 5। तो कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो इस पर जो भाग बताया गया 99 का सही उत्तर बी, यानी बी वाला उत्तर सही, यानी 3। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वह बीजक कहलाता है, और इसमें कुल 3 भाग बांटे गए हैं। 3 भाग वो कौन कौन से? तो एक साखी है, शबद है और रामायणी, जो कि बीजक संग्रह के जो कबीर की वाणियाँ होती थी वो बीजक संग्रह के अंतर्गत आई, और साखी, शबद, रामायणी के 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो 99 का सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 100वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न रखेंगे। तो भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मल्लुक जी की, नाभादास जी की, सुंदर या फिर दादू दयाल जी की। तो 100 का सही उत्तर इनमें से किसका? भक्ति विवेक, यानी जो भक्ति के प्रति जो विवेक रखता है, बुद्धि रखता है, विचार रखता है, तो भक्ति का बुद्धि देने वाले कौन है? किसकी रचना है? तो 100 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो मल्लुक दास जी हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित किसकी
रचनाएं, तो मलूक दास जी की रचनाएं। मलूक दास जी की कुछ रचनाएं जान लेते हैं। मलूक दास जी जो हैं वो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, न कि भक्ति काल के अंतर्गत। तो आदिकाल के अंतर्गत एक निर्गुण शाखा के अंतर्गत जाने जाते हैं मलूक दास जी। इनकी रचनाएं जैसे याद करते हैं, ज्ञान बोध है, रतन खान है, और जो है कि भक्त बछावली है, 12 खड़ी है, राम अवतार लीला, ब्रज लीला। तो कुछ इस जो है इनकी रचनाएं हैं, इनके कुछ जो है काव्य संग्रह हैं। तो भक्ति विवेक किसकी है, तो मलूक दास जी की है, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और किसके अंतर्गत आते हैं, तो आदिकाल के अंतर्गत जाने जाते हैं। आदिकाल के अंतर्गत मलूक दास जी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो प्रश्न हो गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी अगले मॉक टेस्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।